हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर एनवी हॉरर चैनल में। दोस्तों नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो मेरे अपने परिवार के साथ हुई और जिसे सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, भाई हर कोई यही कहता है कि सच्ची घटना है। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं आपसे वादा करता हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे अपने घर में हुआ। मेरी माँ ने देखा, मेरे पिताजी ने महसूस किया और मैंने वो चीज सुनी जो इंसान को सुननी नहीं चाहिए। ये कहानी है उस घर की जहां हम रहते थे, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में। और ये कहानी है उस औरत की जो उस घर में नौकरानी थी, जो उस घर में मरी और जो उस घर को छोड़कर नहीं गई। तो दोस्तों, रात का वक्त है, लाइटें बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको रातों को सोने नहीं देगी। शुरू करते हैं। उस रात जब मेरी माँ ने रसोई का दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़ी थी वो औरत जो 3 साल पहले इसी घर में मर चुकी थी। वो औरत वहीं खड़ी थी, उसी कोने में जहाँ वो हर रात बर्तन मांजती थी। उसके बाल खुले हुए थे, साड़ी गीली थी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उसने मेरी माँ की तरफ देखा और बहुत धीरे से, इतनी धीरे से कि जैसे हवा बोल रही हो, कहा, मेम साहब खाना तैयार है। साल था 2010। राजस्थान के भरतपुर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है, नाम है सेवर। वहाँ की गलियाँ तंग हैं, मकान पुराने हैं और लोग बहुत सीधे हैं। लेकिन उस कस्बे में एक चीज सबसे अलग थी। वहाँ के लोग रात के बाद बाहर नहीं निकलते थे और जो निकलते थे वो अगली सुबह कुछ बदले हुए होते थे। मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र शर्मा एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। ईमानदार इंसान, धार्मिक। घर में सुबह शाम पूजा होती थी। माँ सुमित्रा देवी घर संभालती थी। मैं यानी आशीष उस वक्त 16 साल का था। एक छोटी बहन थी, दिव्या, जो उस वक्त 8 साल की थी। हमारा घर पुराना था, बहुत पुराना, 2 मंजिला। नीचे रसोई, बैठक और एक छोटा सा आंगन, ऊपर 3 कमरे। घर के पीछे एक कुआं था जो काफी समय से बंद था। पिताजी कहते थे उसमें पानी नहीं है, लेकिन रात को उस कुएं के पास से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। हम उस आवाज को नजरअंदाज करते थे क्योंकि हम तर्कशील लोग थे और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस साल यानी 2010 में हमारे घर में एक नई नौकरानी आई। उसका नाम था कमला। कमला की उम्र कोई 35-36 साल होगी। दुबली पतली, सांवला रंग, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया हो और फिर सब छीन लिया हो। वो पास के गांव पिलुवा से आती थी। रोज सुबह 7 बजे आती, रात 8 बजे जाती। माँ को वो बहुत पसंद थी। काम में होशियार, बात कम करती, घर को चमका देती। लेकिन मुझे कमला में कुछ अजीब लगता था। वो जब काम करती थी तो होंठ हिलते रहते थे, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। मैंने एक बार पूछा, कमला काकी क्या हो रहा है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं बाबूजी, बस मन की बात कर रही थी। किससे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। और वो मुस्कान बिल्कुल सामान्य नहीं थी। आंखें मुस्कुराई नहीं थी, सिर्फ होठ। मैंने उस बात को भुला दिया। फिर एक दिन, शायद अक्टूबर का महीना था, कमला देर से आई। चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थीं। माँ ने पूछा तो बोली, रात को नींद नहीं आई मेम साहब। क्यों? कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सपना आया था। कैसा सपना? कमला ने माँ की आंखों में देखा और बोली, इसी घर का सपना था मेम साहब, इस घर के पीछे वाले कुएं का। उसमें कोई था। माँ ने हंसकर टाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद से
घर में कुछ बदलने लगा था। नवंबर की शुरुआत, सर्दियां आ रही थी, रातें लंबी होने लगी थी और घर में वो होने लगा जिसे हम समझ नहीं पाते थे। पहली घटना, बर्तनों की आवाज। रात के करीब 12 बजे थे। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, पूरा घर सो चुका था। तभी नीचे रसोई से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई बर्तन मांज रहा हो, धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से। मैंने सोचा शायद माँ उठ गई है, लेकिन माँ का कमरा ऊपर था। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, माँ के कमरे की लाइट बंद थी। टक 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 आवाज़ बंद नहीं हुई। मैं नीचे उतरा। सीढ़ियाँ उतरते वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वैसी ठंडक नहीं जो सर्दी में होती है, वैसी ठंडक जो अंदर से आती है, हड्डियों तक पहुंचती है। रसोई का दरवाज़ा बंद था। मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसी पल आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल अचानक, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। मैंने दरवाज़ा खोला। रसोई खाली थी। सब बर्तन जहां रखे थे वहीं थे। सिंक सूखा था, कोई नहीं था। लेकिन रसोई में एक महक थी, वो महक जो हमारे घर में कभी नहीं आती थी। वो महक मिट्टी की, गीले कपड़े की और कुछ ऐसा जो मैं बता नहीं सकता, जैसे जैसे कोई बहुत पुरानी जगह से आया हो। मैं वापस ऊपर चला गया। रात भर सो नहीं पाया। एक हफ्ते बाद रात को दिव्या अचानक रोते हुए उठी। माँ दौड़ी गई, मैं भी गया। दिव्या की आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को नहीं देख रही थी। दिव्या, दिव्या बेटा, क्या हुआ? दिव्या ने माँ को देखा, फिर उसने उंगली उठाई कमरे के कोने की तरफ। वो औरत फिर आई थी। माँ ने कोने में देखा, कुछ नहीं था। कौन सी औरत बेटा? दिव्या ने जो कहा उसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। जो हर रात यहाँ खड़ी रहती है, जिसके हाथ में बर्तन होता है, जो मुझे देखकर हंसती है, जिसकी आंखें नहीं है। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। पिताजी वहां आए। उन्होंने कहा, बुरा सपना था, बच्चों को ऐसे होता है। लेकिन दिव्या की आंखों में डर देखकर मुझे लगा ये सपना नहीं था। अगले दिन कमला आई। काम करते करते उसने माँ से कुछ पूछा, मेम साहब, इस घर में पहले कौन रहता था? माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, हमसे पहले यहाँ एक परिवार था। 7-8 साल पहले वो लोग शहर चले गए। और उनकी नौकरानी? माँ चौंक गई। नौकरानी? मुझे नहीं पता। क्यों? कमला ने बर्तन नीचे रखा, धीरे से बोली, मेम साहब, गांव में लोग कहते हैं इस घर में एक नौकरानी रहती थी। बहुत साल पहले वो इसी घर में मर गई थी। किसी ने उसे पीछे वाले कुएं में धकेल दिया था। माँ के हाथ रुक गए। ये सब बकवास है कमला। हाँ मेम साहब, कमला ने सिर झुकाया। बकवास ही होगा। लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। उस रात पिताजी ने पड़ोसियों से पूछा। बुजुर्ग काका जो हमारे बगल में रहते थे, उन्होंने बताया, हाँ रमेश भाई, एक औरत थी, नाम था रुक्मणी। वो उस घर में नौकरानी थी। करीब 12-13 साल पहले की बात है। घर के मालिक उसे तनख्वाह देने से मना कर दिया। झगड़ा हुआ। रात को कुछ हुआ, कोई नहीं जानता क्या। सुबह वो नहीं आए। कुछ दिन बाद पता चला वो कुएं में थी। क्या क्या मर गई थी? काका ने नजरें झुकाई। हाँ, लेकिन रमेश भाई, जो लोग उस घर में रहे उन सब ने कुछ न कुछ देखा, इसीलिए सब चले गए। पिताजी उस रात बहुत देर तक बैठे रहे और मैं ऊपर से सुन रहा था और मेरे पैर कांप रहे थे। दिसंबर की पहली तारीख, उस रात वो पहली बार दिखी। पिताजी बाहर गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ। माँ, मैं और दिव्या, हम 3 घर में थे। रात के करीब 10 बजे थे। दिव्या सो चुकी थी। मैं ऊपर पढ़ रहा था। माँ नीचे रसोई में थी। तभी माँ की एक तेज आवाज आई, आशीष। वो आवाज ऐसी थी जैसे आवाज नहीं, एक चीख थी जो गले में ही दब गई हो। मैं दौड़ा।
सीढ़ियां उतरते उतरते मेरे पैर लड़खड़ा गए। नीचे आया। माँ रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई, हाथ में पानी का गिलास था जो कांप रहा था। माँ, क्या हुआ? माँ ने रसोई के अंदर उंगली दिखाई। मैंने देखा, रसोई के कोने में वो खड़ी थी, एक औरत, साड़ी पहने, बाल खुले, पीठ हमारी तरफ। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन है? मैंने कहा, लेकिन आवाज मुश्किल से निकली। उस औरत ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और जब उसका चेहरा दिखा, ईश्वर की कसम दोस्तों, उस पल जो मैंने देखा वो मेरी आंखों में आज भी जिंदा है। उस औरत का चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद थीं, पूरी तरह, जैसे आंखों की जगह सिर्फ सफेद गोले हों। होंठ नीले थे और गला अजीब तरह से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे जैसे टूटा हुआ हो। उसके हाथ में एक गीला बर्तन था। वो मुझे देख रही थी, मेरी माँ को देख रही थी। और फिर उसने मुंह खोला। आवाज जो निकली वो इंसानी नहीं थी, एक खर्राटे जैसी गहरी, कुएं की गहराइयों से आती हुई आवाज। मेम साहब, खाना तैयार है। माँ के हाथ से गिलास गिर गया और वो औरत बस उसी जगह गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। हम दोनों माँ बेटे काफी देर तक बाहर खड़े रहे। रसोई में जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा, लाइट जलाई। रसोई साफ थी, लेकिन सिंक में एक बर्तन था, पानी से भरा हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने मांजा हो। और उस बर्तन के किनारे पर मिट्टी के निशान थे, वैसे निशान जो उंगलियों से बनते हैं, लंबी पतली उंगलियां। माँ उस रात पिताजी को फोन करती रही। पिताजी रात 1 बजे वापस आए। हमने सब बताया। पिताजी ने कहा, आंखों का भ्रम होगा, लेकिन उनके चेहरे पर जो रंग था वो भ्रम नहीं था। उसके बाद 3 दिन कुछ नहीं हुआ। हम सोचने लगे शायद सच में भ्रम था, लेकिन चौथी रात को खर्रर खर्रर वो आवाज। रात के 2 बजे पिताजी की नींद खुली। उन्होंने बताया घर के पीछे से आवाज आ रही थी, जैसे कुएं की जंजीर हिल रही हो, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। पिताजी उठे, टॉर्च उठाई, पीछे गए। कुआं जो बंद था उसका ढक्कन थोड़ा सरका हुआ था। पिताजी ने टॉर्च कुएं के अंदर मारी और वो जो बोले वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुएं में पानी था और उस पानी में एक परछाई थी, किसी औरत की परछाई जो ऊपर देख रही थी। पिताजी वहां से दौड़कर अंदर आए, दरवाजा बंद किया और उस रात हम सब एक कमरे में बैठे रहे सुबह होने तक। अगले दिन कमला आई। माँ ने उसे सब बताया। कमला का चेहरा सुनते सुनते बदलता गया, पहले सफेद, फिर पीला, फिर एक अजीब सी पहचान। मेम साहब, कमला ने धीरे से कहा, वो औरत रुक्मणी मेरी बुआ थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने कहा, क्या? हाँ मेम साहब, कमला की आंखों में पानी था। वो मेरी बुआ थी, इसीलिए मैं इस घर में काम करने आई। मुझे पता था वो यही है, अभी भी। तुम्हें पहले से पता था? हाँ, कमला ने सिर झुकाया। लेकिन मेम साहब, मैं ये भी जानती हूँ कि वो यहाँ क्यों रुकी है। क्यों? कमला ने एक लंबी सांस ली। उन्हें न्याय नहीं मिला। जिसने उन्हें कुएं में धकेला वो आज भी आजाद घूम रहा है। उनकी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उनका हिसाब नहीं हो जाता। कौन था वो? पिताजी ने पूछा। कमला ने उंगली उठाई दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ। वो तस्वीर उस घर के पुराने मालिक की थी, जो शहर जाते वक्त छोड़ गए थे। ये वही है मेम साहब, इन्होंने ही बुआ को कुएं में धकेला था। पिताजी ने उस आदमी के बारे में पता लगाया। वो जयपुर में रहते थे। पिताजी उनसे मिलने गए। जो पिताजी ने जाना उसने सब कुछ और भयावह बना दिया। वो आदमी, उनका नाम था मनोहर लाल।
वो 6 महीने पहले एक हादसे में मर चुके थे, कार दुर्घटना। उनके परिवार ने बताया मरने से पहले वो बहुत परेशान थे, रात को नींद नहीं आती थी, कहते थे कोई मुझे खींच रहा है, कोई बुला रहा है। और मरने की रात उनकी कार अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई थी। सड़क बिल्कुल सीधी थी, कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। पिताजी वापस आए, सब बताया। कमला ने सुना और उसके होठों पर एक अजीब सी राहत आई। तो हिसाब हो गया। हाँ, पिताजी बोले। तो उसकी आत्मा को जाना चाहिए। कमला ने सिर हिलाया। काश ऐसा होता मेम साहब। माँ ने पूछा, मतलब बुआ का हिसाब हो गया मेम साहब, लेकिन अब कुछ और है जो मुझे यहाँ लाया। वो रुकी। बुआ आपको नहीं दिखी? बुआ मुझे दिखती है, और बुआ ने मुझसे कुछ कहा है। क्या? कमला ने आंखें उठाई। बुआ ने कहा, इस घर में सिर्फ वो नहीं है। उस रात कमला घर पर रुक गई। माँ ने रोका क्योंकि डर था। कमला ने मना नहीं किया। रात के 11 बजे दिव्या, जो पिछले कई दिनों से बहुत चुप थी, खाना कम खा रही थी, अकेले बैठती थी, उसमें कुछ और बदल रहा था। वो अजीब बातें करती थी, खुद से बातें करती थी। एक बार मैंने सुना वो किसी से कह रही थी, हाँ मैं जानती हूँ तुम यही रहती हो, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। मैं उसके कमरे की खिड़की के पास था। मैंने झांक कर देखा, दिव्या अकेली थी, लेकिन वो किसी की तरफ देखकर बात कर रही थी जो मुझे नहीं दिख रहा था। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कमरे में गया। दिव्या किससे बात कर रही थी? दिव्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें उस पल बहुत बड़ी, बहुत गहरी लगी। उस लड़की से। कौन सी लड़की? जो रोज आती है। वो कहती है उसे भी वही करना है जो कमला बुआ करती थी। वो कहती है ये घर उसका है। मेरे होश उड़ गए। दिव्या, वो लड़की कैसी दिखती है? दिव्या ने सोचा। छोटी, मुझसे थोड़ी बड़ी, लंबे बाल, सफेद कपड़े। और दिव्या रुकी। और क्या? और उसके पांव उल्टे हैं। मैं दौड़कर नीचे गया, कमला को जगाया, सब बताया। कमला का चेहरा देखकर मुझे लगा वो पहले से जानती थी। हाँ, कमला ने धीरे से कहा, बुआ ने यही बताया था। इस घर में सिर्फ बुआ नहीं है, यहाँ एक और है, एक बच्ची। कौन है वो? कमला ने कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन बुआ कहती है वो बच्ची इस घर में बहुत पहले से है। रुक्मणी बुआ से भी पहले से वो यहाँ की है, और वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है मतलब? कमला ने मेरी आंखों में देखा। मतलब रुक्मणी बुआ सिर्फ अपना हिसाब मांग रही थी, लेकिन वो बच्ची, वो किसी को यहाँ से जाने नहीं देती। जो लोग उसे देखते हैं वो लोग क्या? वो लोग उसके साथ रह जाते हैं। सन्नाटा। फिर ऊपर से दिव्या की हंसी आई, लेकिन वो हंसी दिव्या की नहीं थी। हम सब दौड़कर ऊपर गए। दिव्या के कमरे का दरवाजा बंद था अंदर से। दिव्या दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। फिर वो हंसी, वो अजीब गहरी बच्ची जैसी, लेकिन बच्ची जैसी नहीं हंसी जो दरवाजे के उस पार से आ रही थी। ही। पिताजी ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा, दिव्या कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, पीठ हमारी तरफ, बाल खुले हुए जो हवा में बिना हवा के हिल रहे थे। कमरे में एक अजीब महक थी, गीली मिट्टी, सड़े पत्ते और कुछ जो मैं पहचान नहीं सका। कमरे के कोने में एक छाया थी, एक छोटी सी छाया, एक बच्ची की, लेकिन वो छाया दीवार पर नहीं थी, वो हवा में थी, और उसके पांव जमीन की तरफ नहीं, छत की तरफ थे। दिव्या, मां चिल्लाई। दिव्या ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और जो मैंने देखा उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। दिव्या की आंखें उस पल वैसी नहीं थीं जैसी हमेशा होती हैं। वो पूरी तरह काली थी, पुतली, सफेद भाग, सब काला, जैसे रात
आंखों में उतर आई हो और उसके होठों पर वो मुस्कान थी, वो मुस्कान जो दिव्या की नहीं थी। वो बोली, लेकिन आवाज दिव्या की नहीं थी। एक पुरानी खुरदरी कुएं की गहराइयों जैसी आवाज। ये लोग क्यों आए? ये मेरा घर है, ये मेरा। यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ। और उसी पल कमरे का सारा सामान, किताबें, कुर्सी, मेज, सब हवा में उड़ गया। माँ चीखी। पिताजी ने दिव्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दिव्या के पास जाते ही वो पीछे की दीवार से टकरा कर गिर गए, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। कमला कमला उस पल सब देख रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो कुछ बुदबुदा रही थी। कमला, मैं चिल्लाया। कमला ने आंखें खोली। वो सीधे दिव्या के सामने गई। बुआ, कमला ने जोर से कहा। बुआ, अब आओ, अभी आपकी जरूरत है। कमरे में तापमान अचानक और गिर गया। सांस लेने पर भाप दिखने लगी। और फिर रसोई की नौकरानी रुक्मणी, जो मर चुकी थी, वो उस कमरे में आई। लेकिन इस बार पहले जैसी नहीं। इस बार उसका चेहरा उदास था, थका हुआ, और उसकी आंखें इस बार सफेद नहीं थीं। इस बार उनमें आंसू थे। रुक्मणी ने उस कोने की तरफ देखा जहां वो बच्ची की छाया थी, और उसने कुछ कहा, हिंदी में नहीं बल्कि एक पुरानी भाषा में जो मुझे समझ नहीं आई। वो बच्ची की छाया हिलने लगी, जैसे डर गई हो। रुक्मणी आगे बढ़ी। छाया पीछे हटी। दिव्या उसी पल जमीन पर गिर गई, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। हवा में उठा सामान धड़ाम से गिरा, और वो हंसी, वो भयावह हंसी, अचानक एक चीख में बदली। ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, जो दीवारों से टकराती थी, छत से आती थी, फर्श से उठती थी। और फिर सन्नाटा, पूरी तरह का सन्नाटा। दिव्या को मैंने उठाया। वो बेहोश थी, लेकिन सांस चल रही थी। कमरे में अब सिर्फ हम थे। रुक्मणी नहीं थी, वो बच्ची नहीं थी। कमला जमीन पर बैठ गई, थकी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? पिताजी ने पूछा। कमला ने धीरे से कहा, बुआ बुआ उसे साथ ले गई। कहाँ? कमला ने आसमान की तरफ देखा, जहां उन दोनों को जाना था। दिव्या 3 घंटे बाद होश में आई। उसे कुछ याद नहीं था। वो सिर्फ इतना बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और माँ ने उसे गले से लगा लिया। उस रात पहली बार घर में सन्नाटा था, लेकिन डरावना नहीं। वो सन्नाटा थका हुआ, खाली, लेकिन साफ था, जैसे कोई बोझ उठ गया हो। अगले दिन कमला सुबह आई। उसने काम किया। शाम को जाने लगी। दरवाजे पर रुककर उसने पलटकर देखा। मेम साहब। माँ ने देखा। बुआ चली गई। लेकिन क्या? कमला ने एक पल रुककर कहा। वो बच्ची, कमला ने एक पल रुककर बोला, उसे बुआ साथ ले गई। लेकिन मेम साहब, बुआ ने जाते जाते मुझसे कहा, वो बच्ची बहुत पुरानी थी, इस घर से भी पुरानी, और उसने यह एक निशान छोड़ा है। कैसा निशान? कमला ने धीरे से कहा। जो एक बार उसे देख ले, वो उसे भूल नहीं सकता। माँ को कुछ समझ नहीं आया। कमला चली गई। वो हफ्ते भर नहीं आई। जब हमने उसके गांव पता लगाया, तो पता चला कमला उस रात जब सब हुआ, उसके बाद से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। लोगों ने कहा वो कुछ देख रही है, रात दिन बस देख रही है, किसी से बात नहीं करती। हम उससे मिले गए। कमला एक कोने में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें खाली। माँ ने उसे हिलाया। कमला कमला देखो, हम आए हैं। कमला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें उस पल मुझे याद आया वैसी ही थीं, पूरी सफेद। माँ चीख पड़ी। कमला के होंठ हिले। मेम साहब, खाना तैयार है। हम उस घर को छोड़कर चले गए उसी हफ्ते। कमला का क्या हुआ मुझे नहीं पता। हमने बाद में सुना उसे किसी अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने कहा मानसिक रोग। लेकिन दोस्तों, जब मैं सोचता हूँ उस रात के बारे में, उस बच्ची के बारे में,
उसके उल्टे पाँवों के बारे में, उसकी हंसी के बारे में। और जब मैं रात को अकेला होता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई है पास में, सांस लेता हुआ, देखता हुआ। और कभी कभी सपने में मैं उस कुएं के पास होता हूँ और अंदर झांकता हूँ, और वहां उस गहरे अंधेरे में कोई देख रहा होता है ऊपर मेरी तरफ, मुस्कुराता हुआ, बाबूजी नीचे आओ। दोस्तों, एक बात और, कमला ने कहा था जो उसे देख ले वो उसे भूल नहीं सकता। मैंने उसे देखा था उस रात, उस कमरे में, जब दिव्या के पीछे एक पल के लिए कोने में एक छोटी सी छाया थी, और उस छाया ने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया था, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें पहचानती हूं। उस घर में आज भी कोई नहीं रहता। पिछले साल मैं एक बार उस कस्बे गया था, बस जानने के लिए। घर वही था, वैसा ही। दीवारें पुरानी हो गई थी, दरवाजे पर ताला था। लेकिन जब मैं वहां से वापस जाने लगा, ऊपर की खिड़की में एक पल के लिए कुछ हिला। मैंने देखा एक बच्ची, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और नीचे की तरफ झुककर वो देख रही थी मेरी तरफ, मुस्कुराती हुई। मैं वहां से भागा। आज भी उस मुस्कान को मैं भूल नहीं पाया, और शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। फुसफुसाहट, ये घर मेरा है और तुम मेरे हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और सीख से भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।